नमस्कार। आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। पिछले 1 जुलाई से भारत में अपराध न्याय प्रशासन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि 3 नए कानून लागू हो गए हैं। यह हैं भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य कानून BSA। इन्होंने 3 पुराने कानूनों की जगह ली है, जो कि इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड विधान, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर अपराध प्रक्रिया विधान जिसको CRPC कहते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। ये सारे औपनिवेशिक कानून हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए 100 साल 150 साल पुराने कानून हैं, या उससे भी ज़्यादा। और पिछले दिसंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इन 3 विधेयकों को पेश करते हुए कहा था कि इनकी आत्मा और इनका चरित्र जो है वो पूरी तरह से भारतीय है, तन मन और आत्मा, ये तीनों भारतीय कानूनों के, जबकि वो औपनिवेशिक कानून थे जिनमें दंड पर जोर था। अभी जो कानून बनाए जा रहे हैं उनमें न्याय पर जोर है। और पिछले जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशकों के एक सम्मेलन में कहा कि न्याय प्रथम, नागरिक प्रथम और सम्मान प्रथम, सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। तो इस तरह से इन तीनों कानूनों की प्राथमिकताएं, उनके उद्देश्य इस तरह से सरकार ने रेखांकित किए थे। अब 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, और नए जो प्राथमिकियां नहीं हैं वो इन्हीं कानूनों के तहत दर्ज की जा रही हैं। और पहली प्राथमिकी जो भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज की गई वो 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि के ठीक 10 मिनट बाद ग्वालियर में दर्ज की गई। यानी प्राथमिकियां अब नए कानून के तहत दर्ज की जा रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुराने कानून हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि 30 जून तक जो भी FIR दर्ज की गई उन पर जो विचारण यानी ट्रायल होगा वो पुराने कानूनों के तहत ही होगा। बल्कि ये भी आपको साफ कर दूं कि अगर कोई घटना 1 जुलाई के पहले घटी हो लेकिन प्राथमिकी दर्ज किसी कारण से नहीं हुई हो और अब दर्ज होती है, तो वो भी पुराने कानूनों के तहत ही दर्ज होगी, क्योंकि घटना जो थी वो 1 जुलाई के पहले की घटना है। अब यहाँ समझना पड़ेगा कि नए कानून और पुराने कानून में क्या फ़र्क है। तो एक नज़र हम डाल लें कि भारतीय में जो अपराध कानून रहे हैं वो क्या थे, उनका इतिहास क्या था। तो आप संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि जो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड विधान बना था IPC 1860, वो लागू तो हुआ वैसे 1 जनवरी 1862 में, लेकिन 6 अक्टूबर 1860 को ही वो बन करके तैयार हो गया था, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। लेकिन कुछ कारणों से उसको लागू करने में देर हो गई, और उसके पहले जो है मोहम्मडन लॉ यहाँ था, और उसी के आधार पर अपराध न्याय प्रशासन चलता था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं किया, यानी पुराने मोहम्मडन लॉ के हिसाब से ही ये देश जो है चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेज़ी सरकार आई तो यहाँ लॉ कमीशन बना। टॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जो लॉर्ड मैकॉले के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी अध्यक्षता में विधि आयोग बना, और उसने ही इन कानूनों को बनाने का काम शुरू किया। और 1837 में उसका पहला प्रारूप जो है सो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के समक्ष रखा गया, जो इंडियन पिनल कोड का पहला ड्राफ्ट था वो रखा गया। और उसके बाद जो है उसमें काफ़ी संशोधन लगभग 2 दशकों तक चलते रहे। वैसे तो लॉर्ड मैकॉले का ही नाम लिया जाता है इंडियन पिनल कोड और अन्य जो कानून बनाए गए उनके जनक के रूप में, लेकिन बाद में जस्टिस बार्न्स पीकॉक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन बाद में जब 1861 में हाई कोर्ट एक्ट बना और उसके तहत कलकत्ते में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश वही बने, और उन्होंने भी इन कानूनों को बनाने में काफ़ी योगदान किया। और इस तरह से ये कानून जो है सो आगे बढ़ता चला गया, और जैसा कि मैंने कहा कि 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो गया। संक्षेप में इसका इतिहास ये है। तो उस समय जो भारतीय दंड विधान बना था उसमें कुल 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थी, सेक्शन। उसमें सबसे जो विवादास्पद अध्याय था वो था 6ठा अध्याय, जो कि 121 से 130 तक की धाराएं हैं, और उनमें देशद्रोह से संबंधित प्रावधान हैं,
कि राज्य के खिलाफ कोई विद्रोह करेगा, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, उन सारी चीज़ों को लेकर के कड़े दंड का प्रावधान था और इसलिए बहुत ज़्यादा उसको लेकर के विवाद शुरू से रहा। लेकिन ये है कि आज़ादी के बाद भी उन प्रावधानों में कोई ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। 124A ये जो जोड़ा गया 1898 में और जिसका बहुत व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग कह सकते हैं किया गया स्वाधीनता सेनानियों के खिलाफ, कि भाई ये जो है सो देशद्रोह में शामिल है। महात्मा गांधी पे भी कई बार इस तरह के मुकदमे चले और भी बड़े बड़े स्वाधीनता सेनानी तिलक, उनको देशद्रोह के आरोप में जेल की सज़ा हुई। ये बहुत सारे नाम हैं जिनके खिलाफ इन कानूनों का दुरुपयोग हुआ कह सकते हैं या उपयोग हुआ, जो भी कह लें। भारतीय दंड विधान में कई बार संशोधन हुए, 75 से ज़्यादा बार संशोधन किए गए, लेकिन वो बिल्कुल बेतरतीब तरीके से किए गए थे। कोई जिसको कहते हैं कम्प्रिहेंसिव रिवीजन, वो नहीं हुआ और इसीलिए बार बार मांग उठती रही कि इसमें एक पूरी समीक्षा की ज़रूरत है कि किस तरह से भारतीय दंड विधान या जो भी और अन्य कानून हैं, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको संशोधित करके जनोन्मुखी बनाया जाए। 2000 में तत्कालीन जो NDA सरकार थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उसने मलिमत कमेटी का गठन किया था। जस्टिस मलिमत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका मैंडेट ये था कि जो मूल सिद्धांत हैं अपराध कानून के, उनमें किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है ताकि जनता का भरोसा अपराध न्याय प्रशासन में बहाल किया जा सके। यानी सरकार को वैसा महसूस हुआ कि इस न्याय प्रशासन में जनता का भरोसा नहीं है, विश्वास उठ गया है। और जस्टिस मलिमत ने 2004 में अपनी रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को सौंप दी थी और उन्होंने 158 अनुशंसाएं की थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा ये थी कि जो वर्तमान एडवर्सेरियल सिस्टम है इसको बदल करके इंक्विजिटोरियल सिस्टम कर दिया जाए। आपको पता होगा, या मैं फिर संक्षेप में बता दूं कि एडवर्सेरियल सिस्टम हमारे यहाँ है, यानी इसमें जो न्यायिक व्यवस्था है, दो पार्टियां होती हैं, एक अभियोजन और दूसरा बचाव, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि वो अभियुक्त के खिलाफ दलील पेश करता है कि क्यों जो है आरोप सही हैं, गवाह पेश करता है, साक्ष्य पेश करता है और प्रमाणित करने की कोशिश करता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, इसने अपराध किया है। और जो बचाव पक्ष है, डिफेंस, वो अपनी ओर से दलील देता है कि क्यों अभियोजन के आरोप गलत हैं और उसके पक्ष में वो तर्क देता है, वो क्रॉस एग्जामिन करता है प्रोसिक्यूशन के गवाहों को और अपनी तरफ से भी साक्ष्य पेश करता है। दोनों पक्षों की बातें सुनकर के अदालत फैसला देती है कि वो गुनहगार है या उसने जो है अपराध नहीं किया है, उसको रिहा किया जाना चाहिए। जो भी हो, सारी बातों को सुनकर के अदालत एक निर्णय पर पहुंचती है। लेकिन इनक्विजिटोरियल सिस्टम में अदालत ही दोनों का काम करती है, अभियोजन का भी और बचाव का भी। वो अपने तरफ से सारे सवाल करती है और इस तरह की व्यवस्था जर्मनी में, फ्रांस में लागू है। लेकिन उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो दोनों पक्ष के वकील करते हैं। उसमें है कि अब सारी जिम्मेदारी अदालत की हो जाती है, तो उसके लिए बहुत सारी और भी सुविधाएं चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दशकों से जर्मनी और फ्रांस में भी ये बातें चल रही कि एडवर्सेरियल सिस्टम के ही कुछ तत्वों को यहाँ लाया जाना चाहिए। इसके अलावा मलिमत कमेटी ने और भी कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें कि सुरक्षा आयोग के गठन की बात थी और वो जोर पूरा जो था वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कि किस तरह से उनको मुआवजा मिले, मतलब विक्टिमोलॉजी का कंसेप्ट कह सकते हैं कि उसने आगे बढ़ाने का काम किया। फिर ये भी है जो बहुत इसके पहले कई पुलिस आयोग ने अनुशंसा भी की थी कि अन्वेषण को विधि व्यवस्था से अलग किया जाए। अभी जो स्थिति है कि एक ही पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल या दारोगा जो भी है वो विधि व्यवस्था के काम में भी लगा है, वीआईपी की सुरक्षा में भी लगा हुआ है, वही अन्वेषण का भी काम करता है। इससे अन्वेषण बहुत प्रभावित होता है। अन्वेषण कर रहा है लेकिन उसको भी विधि व्यवस्था में जाना पड़ता है, फिर उसका तबादला हो जाता है, फिर वो अन्वेषण का काम किसी और को दे दिया जाता है। तो इससे ये महीनों और सालों अन्वेषण का काम चलता रहा, तो इससे न्याय प्रक्रिया बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके अलावा जस्टिस मलिमत ने
सुझाव दिया कि एक अभियोजन निदेशक का पद बनाया जाना चाहिए, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का, ताकि अन्वेषण और अभियोजन में अच्छा तालमेल हो सके और वो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के तहत काम करे, यानी एक तरह से उसको स्वायत्तता होनी चाहिए। अभी जो पुलिस चाहती है वही अभियोजन को करना होता है, तो अभियोजन की भी स्वायत्तता पे उसमें जोर दिया गया था और साथ ही उसने गवाहों की सुरक्षा पे बहुत जोर दिया था, विटनेस प्रोटेक्शन। भारत में विडंबना ये है कि चूंकि गवाहों की कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए जो चश्मदीद गवाह हैं बड़े बड़े अपराधों के, वो भी डर से सामने नहीं आते हैं कि अपराधी इतने खूंखार और दुर्दांत होते हैं कि उनके खिलाफ मुंह खोलने का अर्थ है कि शायद उसी की हत्या कर दी जाए। इसलिए लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि अदालत में जाकर के वो बयान दे सकें। और इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि बेटे की हत्या में बाप मुकर जाता है अदालत में, और लोग कहते हैं कि देखो कैसा बाप है कि वो मुकर गया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसको धमकी दी जाती है कि अभी तो एक बेटे की हत्या हुई है, अगर तुम इस मुकदमे के पीछे पड़े रहोगे तो तुम्हारे दूसरे बेटे की हत्या कर दी जाएगी। अब वो बेचारा क्या करे, वो अपने दूसरे बेटे को बचाए या पहले बेटे की हत्या में न्याय की लड़ाई लड़े, तो मुकर जाता है। तो यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, गवाहों को सुरक्षा तो दूर, कोई सम्मान नहीं है। सिद्धांततः ये माना जाना चाहिए कि गवाह न्याय की प्रक्रिया में मदद करने आता है, लेकिन उसको अदालत में कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं होता है। अब जो पार्टी उसको लाती है वो भले ही उसको नाश्ता करा दे, पानी पिला दे, चाय पिला दे, वो बात और है, लेकिन अदालत की ओर से शायद कुछ दिया नहीं जाता है। भले प्रावधान उसके लिए हो, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद मलिमत कमेटी ने ये भी कहा था कि इंडियन पिनल कोड की पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए कि किसमें सज़ा को बढ़ाना है, किसमें घटाना है, या कोई वैकल्पिक सज़ा की जानी चाहिए, क्योंकि अपराधों की प्रकृति भी बदल रही है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, जैसे साइबर क्राइम अब होने लगा है, तो टेक्नोलॉजी के विकास से भी अपराधों का स्वरूप बदलता जा रहा है। इसलिए इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरह की सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद NR माधव मेनन कमेटी भी बनी थी और उसने 2007 में रिपोर्ट दी थी कि पूरे भारतीय दंड विधान को जो है सो पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है, ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। जैसा मैंने कहा कि 75 से अधिक बार किया गया, लेकिन वो बेतरतीब तरीके से संशोधन किए गए थे। 1971 और 1978 में संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयक भी लाए गए, लेकिन चूंकि लोकसभा भंग हो गई इसलिए वो विधेयक पारित नहीं हो पाया और उसको कहते हैं कि लैप्स कर गया। IPC का प्रारूप यह है कि इसमें मास्टर सर्वेंट रिलेशन कहते हैं होता है, और इसमें बहुत सारे जो प्रावधान है देशद्रोह को लेकर के, या 295A है हेट स्पीच को लेकर के, यानी आपकी बात से मेरी धार्मिक भावना आहत हो गई या कोई और भावना किसी कारण से आहत हो गई, ब्लास्फेमी का जो प्रावधान है। 153A है जो 1913 में जोड़ा गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिनको लेकर के विरोध भी चल रहा है। या 149 में अवैध सभा में प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का प्रावधान है। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ये है कि अगर कोई सभा होती है जिसको वो अवैध सभा कहते हैं, अगर उस सभा का एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी जिम्मेदारी सभी लोगों पर होगी, क्योंकि उसने जो है सभा में लिए गए निर्णय को अंजाम दिया है। तो उसको प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कहते हैं, जो धारा 149 में प्रावधान किया गया है। अब ये समझ लें कि जो BNS, BNSS और BSA 3 नए कानून बने हैं, ये क्या हैं? भारतीय दंड विधान में 511 धाराएं थीं जो मैंने पहले कहा, लेकिन अभी जो भारतीय न्याय संहिता बना है इसमें 358 धाराएं हैं। 21 नए अपराध जोड़े गए हैं इस संहिता में। 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है। 82 में जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है। 25 अपराधों में न्यूनतम दंड का प्रावधान किया गया है और 6 में सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि वो सामुदायिक सेवा क्या होगी, और 19 धाराएं हटा दी गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में 531 धाराएं हैं, जबकि पुराने CRPC में 484 धाराएं थीं। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 उप धाराएँ जोड़ी गई हैं और 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 14 को ख़त्म कर दिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट में 166 धाराएं थी।
अब प्रावधान ये किया गया है कि आप प्राथमिकी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और ज़ीरो एफआईआर का भी प्रावधान है, हालांकि वो पहले भी कानून में था और उसी के तहत आसाराम बापू के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। ज़ीरो एफआईआर का मतलब होता है कि घटना जहां घटती है उस थाने में तो आप दर्ज करा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां नहीं करा पाते हैं तो आप भारत के किसी भी थाने में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। हो सकता है कोई उस इलाके में कोई बहुत बड़ा खूंखार गुंडा हो, उसके खिलाफ नहीं करवा पाए या फिर वो छोड़ देना पड़े वो जगह, तो ज़ीरो एफआईआर आप किसी भी कोने में करवा सकते हैं कि वहाँ घटना हुई है। उसके बाद यहाँ पर यह है कि इसका जो और भी अच्छा पक्ष है वो ये है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अगर अपराध होते हैं तो उनके अन्वेषण को प्राथमिकता दी जाएगी और पीड़ितों को 10 दिन के अंदर अधिकार होगा कि वो प्रगति के बारे में रिपोर्ट ले सकें कि अन्वेषण में क्या प्रगति हुई है। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को भी अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को सूचना दे सकते हैं कि गिरफ्तार में हो गया हूँ, और उसके बाद फिर वो अपनी तरफ से जो कार्रवाई करना चाहेगा करेगा। प्राथमिकी की जो प्रति है वो मुफ्त में पीड़ित को दी जाएगी और जो प्राथमिकी का पूरा विवरण है वो थाने में तथा ज़िला मुख्यालय में बहुत ही स्पष्ट और साफ प्रदर्शित किया जाएगा, जो कह उसमें लिखा हुआ है टू बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। इसके अन्य धनात्मक पक्ष ये हैं कि इसमें गति पे जोर है, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी और जिसको लेकर के बहुत जो है सो तंज भी कसा जाता है कि यहाँ विलंब बहुत होता है। और एक हिंदी फिल्म का डायलॉग भी है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलॉर्ड तारीख तो मिली लेकिन न्याय नहीं मिला। तो यहाँ तारीखें मिलती हैं, न्याय नहीं मिलता, इस तरह की एक धारणा बन गई। यानी जो डिले है, विलंब है, वो बहुत बड़ी समस्या। इसलिए ये भी है कि 2 स्थगन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये समस्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार जो है फैसला दिया है, लेकिन वो भी लगता है कि बहुत प्रभावकारी नहीं हो पाया। 1978 में हुसैनारा खातून बनाम बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट। जो त्वरित ट्रायल है, विचारण है, वो किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 जो संविधान का है उसमें जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके तहत ही राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत आज़ादी छिन जाती है, वो कलंकित भी होता है, वो परेशान भी होता है, तो फिर उसकी व्यक्तिगत आज़ादी नहीं रह पाती है, जीने का अधिकार प्रभावित होता है। तो कम से कम अगर आरोप लगे हैं और उस पर कोई मामला मुकदमा चल रहा है तो विचारण जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और इसीलिए उसने ये व्यवस्था दी कि त्वरित ट्रायल का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। फिर 1981 में कतरा पहाड़िया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अभियुक्त को त्वरित ट्रायल नहीं मिलता है तो उसे अधिकार होगा कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और शीर्ष अदालत संबद्ध अधिकारियों को निर्देश देगी कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। लेकिन उसी समय महाराष्ट्र बनाम चंपालाल पुंजाजी शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा कमज़ोर भी कर दिया, कह सकते हैं डाइल्यूट कर दिया। उसने कहा कि हाँ, त्वरित न्याय तो होना चाहिए, लेकिन अगर कोई विचारण देर से होता है, ट्रायल में देरी होती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि निश्चित रूप से अन्याय ही हुआ हो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्थगन सबसे बड़ा जो है कोढ़ कह सकते हैं, स्कोर्स कह सकते हैं, जो भी आप कह लीजिए, भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है। उसी कारण से देर होती है। तो 1999 में कोशिश की गई थी और संसद ने सीपीसी में संशोधन किया था कि किसी मामले में जब सुनवाई चल रही है तो उसमें 3 स्थगन से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब वही बात है कि पहले तो वकीलों की तरफ से आपत्ति हुई, फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। सेलम बार एसोसिएशन 2 जो 2005 में फैसला आया कि जो अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं अदालत की, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड बाय दीज अमेंडमेंट्स, क्योंकि अदालत न्याय करना चाहती है और तकनीकी कारणों से कि भाई अगर किसी तारीख को कोई चीज़ होनी थी, नहीं हो पाई और उसको खारिज कर दें, वो नहीं हो सकता है। अदालत विचार करेगी कि उस समय स्थगन देना सही है कि नहीं है, और इस तरह से उन्होंने एक तरह से उन संशोधनों को निरस्त कर दिया। और वकील तो स्थगन मांगते ही मांगते हैं।
जिसका पक्ष कमज़ोर होता है वो मामले को लंबा खींचना चाहता है, वो कोई न कोई कारण बता देंगे। अब 3 भी है तो 3 में एक नया अमेंडमेंट पिटीशन डाल दिया जाएगा और कहेगा कि एक नया तथ्य सामने आ गया है, तो अब नई सुनवाई हो गई, तो वो जो पिछले की सुनवाई थी उसमें 3 और अब नई सुनवाई होगी उसमें 3। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में ही पहला जो संशोधन किया गया था संविधान में, उसमें उन्होंने कहा था कि दो वी फाउंड अ मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वॉज किडनैप्ड एंड परवाइंड बाई लॉयर। हमको बहुत ही खूबसूरत संविधान मिला, लेकिन उसका अपहरण कर लिया गया वकीलों के द्वारा और उसकी चोरी की गई। अब अमित शाह ने कहा है कि 3 साल के अंदर न्याय होगा। अब देखते हैं कि ये बात कितनी सही होती है। स्थगन की संख्या 2 ही रहती है या अदालत इसको नहीं मानती है, वकील कितना सहयोग करते हैं। तो गति पे जो जोर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जिनकी आलोचना हो रही है, या कमी न कह लें, लेकिन कुछ ऐसे पक्ष हैं जो सरकार की नज़र में उचित हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है। और आलोचना का आधार ये है कि इसमें पुलिस को व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। अब जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(3) में कहा गया है कि जिन अपराधों में सज़ा 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम है, उसमें पुलिस अधिकारी को 14 दिन का समय दिया जाएगा कि अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच करेगा प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करने के पहले। 2013 में ललिता कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब भी कोई शिकायत आएगी तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। बहुत दिनों तक इसको लेकर विवाद चला था कि शिकायत के बाद क्या पुलिस अधिकारी जो है वो सीधा एफआईआर दर्ज कर लें या प्राथमिक जांच करने के बाद दर्ज करें, लेकिन अंत में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी और उसको दोहराई भी गया आगे के कई फैसलों में। लेकिन अगर अभी ये होता है तो फिर तो वो ललिता कुमारी वाले फैसले के खिलाफ ये बात जा रही है। दूसरी बात ये है कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 है उसमें आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो इसमें उन लोगों का कहना ये है कि पहले से हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हैं, अवैध गतिविधियां निरोधक कानून, और वो बहुत सख्त है। अगर वो है ही तो फिर अगर इसको आप भारतीय न्याय संहिता में जोड़ देते हैं तो इससे पुलिस को बहुत ताकत मिल जाएगी। दुर्भाग्य से यहाँ पुलिस सुधार तो हुआ नहीं है। पुलिस को बहुत व्यापक शक्तियाँ मिली हुई अंग्रेज़ों के ज़माने से, क्योंकि पुलिस जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ का जो है सबसे बड़ा कह सकते हैं कि यंत्र तंत्र सब कुछ वही थी। पुलिस के सहारे ही अंग्रेज़ भारत में शासन चला रहे थे। इसलिए आप देखेंगे कि उस समय जो प्रशासनिक सेवा थी उसका नाम था ICS, इंडियन सिविल सर्विस। वैसे पहले नाम था इम्पीरियल सिविल सर्विस, लेकिन बाद में उसको बदल करके इंडियन सिविल सर्विस किया गया, जिसका मैंडेट होता था टू परपिटुएट द ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको मजबूत करना। लेकिन जो पुलिस के लिए वही सेवा थी, उसमें सेवा शब्द ही नहीं था, उसका नाम था IP, इंडियन इम्पीरियल पुलिस, यानी वो पुलिस थी। उसका काम कहीं भी सेवा करना ही नहीं था, यानी नाम से ही पता चलता है उसमें कोई पाखंड नहीं था। तो वो जो इंडियन पुलिस एक्ट 1860 का है उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है और पुलिस के चरित्र में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरह से पुलिस के हाथ में व्यापक अधिकार देना कितना सही है। जब कानून बदल दिए जाते हैं तो फिर अदालत के हाथ भी बंध जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूँ, जैसे बिहार में था बिहार एंड उड़ीसा एक्साइज एक्ट। अब उसके तहत गांजा अगर कहीं पकड़ा गया तो जो व्यक्ति होता था, अगर आधा किलो भी गांजा पकड़ा गया तो अदालत ज़मानत दे देती थी। लेकिन जब 1985 में NDPS एक्ट बन गया, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, और गांजा को उसमें डाल दिया गया, तो उसके बाद 20 ग्राम भी गांजा पकड़ा गया तो फिर अदालत उस व्यक्ति को ज़मानत नहीं देती थी, क्योंकि कानून बदल गया। तो इस तरह से ये बात आ रही है कि क्या पुलिस को अधिकार देना सही है या नहीं। अब कानून अभी बना है, जब लागू होता है फिर कुछ समस्याएं आती हैं तो उसके आधार पर संशोधन भी होता है। तो अब ये देखना है कि कितना ये होता है। लेकिन अगर जो गति पे जोर है और टेक्नोलॉजी पे जोर है कि डिजिटल साक्ष्य की भी व्यवस्था है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत जगह फॉरेंसिक टेस्ट को अनिवार्य बना दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर इसके आधार पर त्वरित न्याय होता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो पुलिस का मामला है वो विचार करने की ज़रूरत है। आप अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दीजिएगा और अगर पसंद आए तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।